हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत बच्चे जो हैं वो पीडीएफ चिल्ला रहे हैं कि भाई पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ नोट्स दे दीजिए। तो मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पीडीएफ नहीं है, बल्कि आपके लिए ज़रूरी है आपकी पढ़ाई। आप पीडीएफ से पढ़ाई करने से बेहतर है आप बुक को पढ़िए। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ। फिर भी मैं अपनी तरफ से 26 सितंबर के बाद जो आपको जो भी चैप्टर होगा, हर चैप्टर का एक फॉर्मूला से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में दूंगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित आपके लिए होगा। तो जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए उनके लिए खुशखबरी है कि 26 सितंबर के बाद उन सभी को एक फॉर्मूला नोट्स उनको दिया जाएगा, जिसको पढ़ करके वो बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं माय डियर। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ आप बुक को रेफ़र करें। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सिर्फ उसको पढ़िए, आप सिर्फ वीडियो पूरी की पूरी वीडियो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। और वीडियो में जितनी भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स खुद का तैयार कीजिए और वो पढ़िए। और अगर आप ऐसा करते हैं माय डियर तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि 80+ मार्क्स आपका आएगा ही आएगा। बस मैं जो जितना करा रहा हूँ आप उतना करते हुए माय डियर चलिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मुझसे जितना हो सकता है आप सभी के लिए उतना मैं करूँगा इन 100 डेज के अंदर, महाक्रैश कोर्स के अंदर। दिसंबर के महीने में मैं माय डियर बता रहा हूँ आप लोगों को, जब दिसंबर आएगा तो दिसंबर में आप सभी को इस लेक्चर के अलावा और एक लेक्चर लगेगा जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज करेंगे। उसमें 300 से ज़्यादा क्वेश्चन, 300 साढ़े 300 के क्वेश्चन आसपास हम लोग करेंगे। और उतने क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 35 जो क्वेश्चन आएंगे बिहार बोर्ड के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट होंगे। 300 क्वेश्चन जो आप बहुत अच्छे मार्क्स वहाँ से लेकर के आएंगे। और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम में भी अब 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं उनके लिए भी माय डियर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चलेगा ये दिसंबर के महीने में चलेगा, एक अनाउंसमेंट। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है माय डियर कि 26 सितंबर के बाद हर चैप्टर का फॉर्मूला नोट्स पीडीएफ फाइल में आपको मिलेगा। तो बोला ये कहाँ मिलेगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं पता है वो लिख लेंगे 8010475696। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 26 सितंबर के बाद चैप्टर का मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा। तो माय डियर मेरा कहना ये है कि ये चैनल आपका है, आपको क्या करना है पढ़ने के साथ साथ इस चैनल को बड़ा बनाने का भी काम करना है। जितना हो सके माय डियर शेयर कीजिए, हर वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। और मेरा काम है पढ़ाना, मैं अपना काम पूरी अच्छी ईमानदारी से करता रहूँगा। तो आज का लेक्चर मैं शुरू करता हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे माय डियर जो गॉस थ्योरी हमने कल लेक्चर के पढ़ा था, कल के लेक्चर में उस गॉस थ्योरी के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं हमको। मैं आपको बता देता हूं बार बार कि जो आपका गॉस थ्योरी है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन माय डियर यहां से आते हैं। और जहां 1 नंबर का क्वेश्चन है, जहां 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन की जाहिर सी बात है वैल्यू ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो बस आपको ये गॉस थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, तो गॉस थ्योरी हमने पढ़ लिया था। गॉस ने बोला था माय डियर कि एक सरफेस है, अगर उस सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है तो इस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स जनरेट होगा वो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये गॉस ने बोला था, ये चीज़ें हमने कल पढ़ लिया था माय डियर। अब जो चीज़ें हैं वो इसी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए, गॉस की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए कुछ एप्लीकेशंस हमको पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग का हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और माय डियर स्टूडेंट्स यही एप्लीकेशंस एग्जाम में आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। पर एक चीज़ और क्लियर कर दूं, कभी भी एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन 5 नंबर में आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ना ही इंडिविजुअल गॉस थ्योरी आएगा। जब भी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे तो आपको दोनों कंबाइंड करके पूछा जाएगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। एग्जाम में जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा तो उसमें आपसे गॉस थ्योरी भी पूछी जाएगी कि गॉस ने क्या कहा है वो लिखे। तो पहले उनका स्टेटमेंट आप लिख देंगे और ये फॉर्मूला लिख देंगे, तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे।
उसके बाद गॉस के अनुसार जो आपका एप्लीकेशन है, जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो यही एग्जाम में आ जाएगा, तो ये एप्लीकेशंस भी आपको करना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशंस के 3 मार्क आपको मिलेंगे, तो 3 मार्क्स इधर से और 2 मार्क्स जैसे 5 मार्क्स तभी आपको मिलेंगे, एग्जाम के अंदर मिलेंगे। तो हमेशा ये दोनों साथ में आते हैं माय डियर। तो चलते हैं हम लोग पहला नंबर एप्लीकेशन माय डियर शुरू करते हैं। पहला जो एप्लीकेशन है अनुप्रयोग है किसका, गॉस थ्योरम का। वो फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन माय डियर कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। इसका मतलब ये हो गया कि कोई क्या है, अनंत लंबाई का एक चालक तार है, एक तार है, सिंपली समझिए एक तार है जिस पे क्या है, चार्ज फैला हुआ है। देखेंगे चारों ओर क्या है, चार्ज वायर है। वायर जो है, तार है, कैसा है, आवेशित है, चारों ओर उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है और उसके कारण हमें बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। मतलब एक तार है, तार पे चारों ओर चार्ज बैठा है और इस तार पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र बनेगा वो किसी पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है माय डियर, ये काम हमें करना है। तो बोला किसका इस्तेमाल करना है, आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। आपको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन किसका इस्तेमाल करना है माय डियर, गॉस थ्योरी का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक की पॉइंट बताऊंगा जिसको जानकर आप कोई भी गॉस थ्योरी का एप्लीकेशन यूं चुटकियों में आप ड्राइव कर देंगे माय डियर। वो एक चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे टॉपिक्स के ट्रिक्स जो होते हैं, जो डेरिवेशन के जो ट्रिक्स होते हैं उसको मैं चेंज करता रहता हूँ, लेकिन जो है इस गॉस थ्योरी का जो डेरिवेशन का ट्रिक है उसको मैंने आज तक कभी पिछले 5 सालों में कभी चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन और सबसे बेस्ट तरीका है गॉस थ्योरी के एप्लीकेशंस को बहुत आसानी से कर पाने का माय डियर। कैसे, कौन सा ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि आपको करना क्या है, जस्ट वो आप माइंड में बैठा लीजिए। गॉस थ्योरी के एप्लीकेशंस को ड्राइव करने के लिए, डेरिवेशन हमको पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए माय डियर आपको बस क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। वो ये है कि फ्लक्स का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था माय डियर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का माय डियर डेफिनेशन था कि जो टोटल फ्लक्स होता है सर वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा होता है। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा हुआ होगा या उससे पिछला लेक्चर देखा हुआ उनको ये पता है, उसमें हमने पढ़ा हुआ है। तो टोटल फ्लक्स जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा होता है। ये फ्लक्स का डेफिनेशन से हमने देखा था। अब आपको जो फ्लक्स के डेफिनेशन से जो वैल्यू आती है फ्लक्स की, इसको इक्वल कर देना होता है, जो गॉस बोलते हैं उसके इक्वल। माय डियर गॉस क्या बोलते हैं, गॉस बोलते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है माय डियर वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये गॉस ने कहा है फ्लक्स के बारे में और ये फ्लक्स के डेफिनेशन ने कहा है फ्लक्स के बारे में। अब दोनों तो टोटल फ्लक्स ही हैं, सरफेस वही हैं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को भी क्या कर देना होगा, इक्वल। यही कॉन्सेप्ट अगर आपको इस्तेमाल करना है, बस आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेंगे कि गॉस थ्योरी के हर एप्लीकेशन में हमको यही काम करना है कि फ्लक्स का डेफिनेशन जो आता है उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वही फ्लक्स का वैल्यू जो आपको गॉस बोलते हैं फ्लक्स के लिए वो वैल्यू इक्वेट कर देनी है, आपस में बराबर कर देनी है। जैसे आप बराबर करेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर किया जाएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको क्या करना है, डेरिवेशन कैसे करना है। जस्ट इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर आगे करेंगे, उसके बाद आंसर हमारा डिराइव होके आ जाएगा। तो चलिए इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग और डिराइव करते हैं फर्स्ट नंबर अपना एप्लीकेशन। फर्स्ट नंबर के लिए हमने क्या लिया है, एक वायर लेना है। कैसा वायर लेना है, एक वायर ले लिया माय डियर, ये वायर ले लिया, कंसेप्ट समझिए, एक वायर ले लिया, ठीक। अब बोला इन्फिनाइट वायर, तो इन्फिनाइट वायर थोड़ी ना ड्रॉ कर पाएंगे, एक वायर ले लिया। इस वायर की लेंथ कितनी है, मान लेते हैं L मान लिया हमने, या L लेंथ तो इसकी इन्फिनाइट है ना, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, हमने उसकी छोटा सा टुकड़ा मान लिया है। अब क्या करते हैं, हमें पता है कि ये वायर कैसा है माय डियर, चार्ज्ड है। चार्ज्ड है मतलब इसके ऊपर चारों ओर माय डियर क्या है, चार्ज है। तो बोला ये चार्ज ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है इस वायर की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं एक पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे माय डियर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें निकालना होगा। तो बोला ठीक है, किसी पॉइंट पे आपको निकालना है, तो मान लेते हैं ठीक है कहीं एक पॉइंट है यहाँ, वहाँ हमें निकालना है। अब निकालना तो है माय डियर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन किसका इस्तेमाल करना है? बोला गॉस का इस्तेमाल करना है। और अगर माय डियर गॉस का इस्तेमाल आपको करना है तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि गॉस का सर इस्तेमाल करने के लिए हमें एक क्लोज्ड सरफेस बनाना पड़ेगा और उस सरफेस के अंदर में चार्ज को रखना पड़ेगा, क्योंकि गॉस क्या बोलते हैं कि सरफेस एक क्लोज्ड होना चाहिए और चार्ज उसके अंदर होना चाहिए। तो अगर आपको गॉस थ्योरी लगानी है यहाँ पर, तो आपको ये जो चार्ज है इसको किसी सरफेस के अंदर में रखना पड़ेगा, किसी बंद सरफेस के अंदर रखना पड़ेगा। इसका मतलब इस तार के चारों ओर हम क्या मानेंगे? एक बंद सरफेस मानना पड़ेगा। क्यों मानेंगे? क्योंकि गॉस का यूज करना है और गॉस ने कहा है कि भाई सरफेस एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए और चार्ज उसके अंदर होना चाहिए। अब माय डियर हम क्या करेंगे? इसके चारों ओर एक सरफेस मान लेंगे। तो कैसा सरफेस मानेंगे? आप जरा बताइए मुझे। ये जो मार्कर है माय डियर, इसका शेप कैसा है? कैसा शेप है बोलिए? कैसा शेप है माय डियर? बेलनाकार, सिलिंड्रिकल शेप है इसका। और सिलिंड्रिकल शेप है यानी कि इस तार का भी जो शेप होगा, आकृति होगी, कैसी होगी? सिलिंड्रिकल। तो इसके चारों ओर जो हम एक सरफेस एज्यूम करेंगे वो सरफेस भी कैसा होगा माय डियर? वो सरफेस भी सिलिंड्रिकल होगा। तो हमने क्या किया? इस तार के चारों ओर एक सिलिंड्रिकल सरफेस एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसी सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट हम मान लेंगे P, जहां पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब देखेंगे इस सरफेस के अंदर में चार्ज आ गया कि ना? जो सरफेस हमने माना है सिलिंड्रिकल, उसके अंदर में चार्ज है। अंदर में चार्ज है बोला तो आप गॉस थ्योरी लगा सकते हैं। तो बोला ठीक है, अब ये जो हमने सिलिंड्रिकल सरफेस माना है इसकी लेंथ कितनी हो गई? L हो गई। ठीक, ये तार तो एक्चुअली में इन्फिनाइट है ना, तो जो सरफेस हम मान रहे हैं उसी की लेंथ क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। अब ये जो चार्ज है वो चार्ज की वैल्यू कितनी है? मान लेंगे Q है। जो चार्ज कितनी है? Q है। और ये पॉइंट O है जहां से ये डिस्टेंस कितनी है माय डियर? R है। आप फोटो में बोल रहा हूं दिमाग में रखेंगे और उसको डायग्राम में ड्रॉ भी करेंगे अपनी कॉपी में। इस O पॉइंट से इसको सेंटर पॉइंट अगर मान लूं तो O से P की डिस्टेंस कितनी है? R है। ये बात आप समझ जाएंगे। और इसकी लेंथ कितनी है माय डियर? ये लेंथ हो गई L हो गई। अब बोला एक चीज तो हम जानते हैं कि अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो हम एक सरफेस का एक टुकड़ा हमें एज्यूम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम पूरे फिजिक्स के अंदर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्या? कि आपको हर जगह एक छोटे से टुकड़े की चर्चा पहले करेंगे, फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करके बड़ा बना देंगे माय डियर। ठीक, क्योंकि एक बार में जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप स्टडी नहीं कर सकते हैं। आपको माइक्रो लेवल पे, एक छोटे से लेवल पे स्टडी करनी होती है, फिर उसको इंटीग्रेट करके आपको बड़ा बनाना होता है माय डियर। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक। इसमें क्या कहता है ये कि भाई पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है माय डियर? बाहर निकलती हैं। तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा? ऊपर की ओर। अब जो हम ये एरिया सेलेक्ट किए हैं माय डियर, ये एरिया, P पॉइंट को इधर लिख देता हूं, ये एरिया जो वेक्टर होगा D, ध्यान से देखेंगे, ये D इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। और ये जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है, इस एरिया से एरिया वेक्टर कहाँ निकल रहा है? इसके परपेंडिकुलर। मैंने आपको 2 बार बता चुका है, तीसरी बार बता रहा हूँ। ये अगर बोर्ड है तो बोर्ड का कुछ लंबाई चौड़ाई है नहीं, इसके पास क्षेत्रफल है, कुछ एरिया है, और हमसे कहा जाए कि इसका एरिया वेक्टर बताइए, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर माना जाता है। यानी जो भी सतह लिया जाता है, सरफेस लिया जाता है, उसके परपेंडिकुलर, उसके लंबवत एरिया वेक्टर होता है। तो ये जो सरफेस हम मान रहे हैं इसके भी परपेंडिकुलर क्या होगा? एरिया वेक्टर आएगा। तो इसके परपेंडिकुलर हमने ऊपर ड्रॉ कर रखा है। हवा में तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो हमने ऊपर क्या किया है? ड्रॉ कर रखा है। अब जो देखेंगे आप ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऊपर की ओर और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन ऊपर की ओर, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है माय डियर। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ये कहानी फोटो की थी जिसको मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया। अब देखिए करना क्या होता है डेरिवेशन है। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी डेरिवेशन है आप फोटो अच्छे से समझ लीजिए।
फोटो समझ लीजिए, फोटो के बारे में 4-5 लाइन लिख दीजिए, फिर उसके बाद अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन शुरू कर दीजिए। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, इसमें जस्ट मैं मान लूंगा कंसीडर an infinitely long wire whose linear charge density is lambda and lambda is equal to q by l। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। इंग्लिश में फटाफट लिख लेंगे, कंसिडर एन इन्फिनेटली लॉन्ग वायर, इन्फिनेटली लॉन्ग, यहाँ चार्ज आप जोड़ सकते हैं, चार्ज वायर, कंसिडर एन इन्फिनेटली लॉन्ग चार्ज वायर हुज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है माय डियर, क्यू बाई एल होता है। क्या होता है, क्यू बाई एल। आप वीडियो रोक करके सब चीजें लिख लेंगे, मैं इस ऊपर वाले को मिटा रहा हूं। अब हिंदी में लिख लेंगे इसे, जस्ट एक लाइन ही लिखाऊंगा लैंग्वेज, बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। माना कि एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा इजकल टू क्यू बाई एल होता है, चाहे है आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये हिंदी मीडियम के लिए लिख लेंगे, ये इंग्लिश वाले नीचे वाला लिख लेंगे। अब चलते हैं डायरेक्ट डेरिवेशन पे। अब इसमें मैं एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा कि क्या चीज़ें हैं कैसे हैं, फोटो के बारे में लिख लेंगे। चलिए एक लाइन और जस्ट लिखेंगे, क्या इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P at a distance R from point O। ये सब फोटो में दिया हुआ है, कहाँ पॉइंट O है, कहाँ पॉइंट P है। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है। तो O से R डिस्टेंस पे हमने पॉइंट P लिया है, जिस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है माय डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ये 2 लाइन आप लिख लेंगे, उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन डायरेक्ट शुरू कर देंगे। हिंदी में लिख लेंगे, हमें बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। वीडियो रोक के आराम से लिख लीजिए। चलते हैं माय डियर अपने कैलकुलेशन की ओर, ठीक है। डायरेक्ट चलेंगे, लिखेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, हिंदी में लिख लेंगे इसको, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से नेट फ्लक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। आगे लिखेंगे हियर
थीटा इजकल टू 0 डिग्री। ये फ्लक्स के डेफिनेशन से माय डियर लिख दिया। और मैं बोल रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू माय डियर कितनी है, 0 है। क्यों 0 है माय डियर, क्यों 0 है? क्योंकि देखिए थीटा किसके बीच की एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर। इस फोटो में मैंने अभी समझाया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और डीए भी इधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दो चीज़ें एक ही डायरेक्शन में हो तो उनके बीच एंगल कितना होता है, 0 होता है। और दो चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट में हो तो उनके बीच 180 डिग्री का एंगल होता है। तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है एक दूसरे के साथ में, सेम डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना है इनके बीच का, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो यहाँ पुट कर देंगे 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 का मतलब इसको आप हटा दीजिए भाई। यहाँ 1 लिख करके क्या करेंगे, 1 में डीए से मल्टीप्लाई करेंगे, काहे के लिए करेंगे, उसको हटा देंगे, 1 को यहाँ से हटा देंगे। ठीक, तो आगे हम इसमें ड्राइव करते हैं। देखिए टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा माय डियर, टोटल फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। क्यों हो जाएगा, cos थीटा cos 0 1 उसको हटा दिया, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, ई डी ए। यानी कि आगे आप करेंगे नेट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है माय डियर, इसको कर देंगे बाहर, एरिया हो जाएगा अंदर डी ए। अब डी ए रह गया अंदर। अब क्या जानते हैं माय डियर, इसको आप लिख लीजिएगा, एरिया डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए मिलेगा, डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा माय डियर, ए मिलेगा। डीपी का पी, डीएक्स का एक्स, डीजेड का जेड। ठीक है, तो डीए का इंटीग्रेशन ए। भाई डीए छोटा सा एरिया है और इंटीग्रेशन करने पे बड़ा एरिया, पूरा बड़ा एरिया मिल जाएगा। इंटीग्रेशन मैथ वाले वीडियो में आप जाकर के देख लीजिएगा, जो लास्ट में 3 वीडियो शुरू में आपको दिया गया है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर नीचे में, या प्लेलिस्ट में चले जाइएगा इसके चैनल के, वहाँ पे आपको मैथ के 3 लेक्चर्स के अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप देख लेंगे। डीए, तो डीए इंटीग्रेशन ऑफ डीए का हो जाएगा एरिया, ए मतलब कि एरिया, पूरा एरिया। ठीक, अब कौन सा एरिया लेना है, बोला ये सिलेंडर का एरिया लेना है। अब सिलेंडर का एरिया लेना है तो यहाँ पे हमारे साथ एक कंडीशन फंस जाती है, क्या कि सर सिलेंडर का टोटल एरिया लेना है कि ये पृष्ठ एरिया लेना है, शायद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो बातें आप हिंदी में पढ़ते हैं, टोटल एरिया लेना है या केवल सरफेस एरिया हमें लेना है। तो मैं बोलूँगा सर आपको केवल सरफेस एरिया माय डियर लेना है, आपको टोटल एरिया नहीं लेना है। देखिए एक आप अगर बेलन में जाएंगे, एक सिलेंडर में जाएंगे, एक सिलेंडर में जाएंगे तो ये एरिया होता है, इसको बोलते हैं कर्व एरिया, कर्व एरिया, कर्व एरिया। और ये होता है सर्कुलर एरिया। तो ये सर्कुलर एरिया और ये एरिया, दोनों दो सर्कुलर एरिया और एक कर्व एरिया, एक वक्र सतह होता है और एक दो वृत्ताकार सतह होता है। तो ये जो दोनों वृत्ताकार सतह है, यानी कि ये साइड और इस साइड, इन दोनों का क्षेत्रफल आपको काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं काउंट करना है माय डियर, क्योंकि आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना ये देगा ना ये देगा, सिर्फ आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा, ये सरफेस देगा। जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है सिर्फ वही आपको फ्लक्स देगा। बोला ये क्यों नहीं देगा, क्योंकि जब आप यहाँ समझ लीजिए, जब आप माय डियर इसको आप एरिया कंसीडर करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा माय डियर, इधर आएगा। अगर आपने इसको कंसीडर कर लिया तो इसका लंबवत एरिया वेक्टर इधर आया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, एरिया वेक्टर इधर। यानी कैसे बन गया ये, 90 डिग्री बन गया माय डियर। तो ई और डी ए के बीच में कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। थीटा के जगह पे यहाँ 90 पुट कीजिएगा तो फ्लक्स हो जाएगा 0, यानी कि ये वाला साइड से आपको फ्लक्स नहीं मिलने वाला है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे माय डियर। तो फिर बोला किसको काउंट करेंगे, सिर्फ ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को काउंट करेंगे, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को काउंट करेंगे। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया माय डियर कितना होता है, बोला सर 2 पाई आर एल होता है। कितना होता है, 2 पाई आर एल होता है। तो ये हमको मिल गया नेट फ्लक्स। देखिए नेट फ्लक्स के हमने निकाल दिया स्पेशल रूप से, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फटाफट कॉपी में आप नोट कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं माय डियर। फ्रॉम गॉस थ्योरी, मैंने आपको क्या बोला, ये फ्लक्स के डेफिनेशन से निकल के आया। देखिए मैंने अभी लिखा था फ्लक्स के डेफिनेशन से, ये फ्लक्स का डेफिनेशन ही चल के यहां तक आ गया। अब गॉस थ्योरी, फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से माय डियर क्या मिलेगा आपको, गॉस थ्योरम से आपको माय डियर क्या मिलेगा, मिलेगा सर
कि नेट जो फ्लक्स होता है ना वो Q/ε0 होता है, ये मिलता है मुझे। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। फटाफट लिखिए कॉपी में, फ्रॉम गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0 होता है। अब ये फ्लक्स का डेफिनेशन और एक गॉस थ्योरी का फ्लक्स, मैंने बोला शुरू में जस्ट दोनों को बराबर करने का काम है, बस दोनों को फटाफट बराबर कर दीजिए, ठीक है। आप वीडियो रोक के लिख लेंगे। दोनों को सर बराबर कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिल गया, दोनों को बराबर कर दीजिए। E इंटू 2πRL किसके बराबर हो जाएगा, Q/ε0 के बराबर कर दिया। बोला मैंने कि अगर बराबर कर देंगे और थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा डेरिवेशन कंप्लीट, वहीं थोड़ा सा इधर उधर करना बाकी है। बोला क्या करेंगे इधर उधर, देख लीजिए क्या करना है। करना ये है माय डियर कि शुरू में जो माने थे λ=Q/L, वो इसीलिए तो माने थे यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए। तो हम जानते हैं क्या, λ=Q/L शुरू में माना था आपको, रैखिक आवेश घनत्व λ=Q/L। तो यहाँ से Q आप λ×L नहीं लिख सकते हैं, बोलिए ये Q, ये λ×L, L जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो λ×L, Q क्या हो जाएगा माय डियर, λ×L हो जाएगा। यानी इस Q के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं माय डियर, λ×L पुट कर सकते हैं। बस जैसे आप कीजिएगा आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाने वाला है। E इंटू 2πRL, इस Q के जगह पे हम रिप्लेस कर रहे हैं किसको, λL को, और नीचे में ε0 तो ε0 लिख दिया माय डियर। अब जैसे कर दिए, दोनों को बराबर किया और थोड़ा सा बदलाव किया, हो गया डेरिवेशन कंप्लीट। L से L कैंसिल हो जाएगा, इधर भी L कैंसिल हो जाएगा, और ये 2πR इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो माय डियर डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इधर क्या बचेगा, L तो कैंसिल हो गया, ऊपर में सिर्फ क्या बचेगा माय डियर, लैम्डा। L से L कैंसिल, सिर्फ बचा ऊपर में लैम्डा, और 2πR मल्टीप्लाई कर रहा था तो जाके डिवाइड कर जाएगा। तो बोला ठीक है 2πR, और ये ε0 नीचे में था तो नीचे में रह जाएगा माय डियर। यही आपका डेरिवेशन है, यही आपको निकालना था। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई है, λ/2πε0R। यहाँ R है, कोई दिक्कत नहीं है, R को पहले की जगह बाद में लिख देंगे, एक इक्वेशन बनाने के लिए, आसानी के लिए, समझने के लिए। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माय डियर 1/R, या R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किस केस में, एक वायर के केस में माय डियर। तो ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन होता है। आशा लगता है, मुझे आशा विश्वास पूरी तरह से है कि आपने एक एक शब्द जो मैंने बोला, सारा शब्द सुना होगा, अपने दिमाग में बैठाया होगा, और बहुत आसानी से ये टॉपिक आप समझ गए होंगे कि डेरिवेशन कितना आसान होता है। तो अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब कि पिछली बार क्या था, एक तार था, अब की बार तार की जगह पे क्या आ गया है, एक सीट आ गया है। यानी सीट का मतलब एक पेपर ले लीजिए, वो पेपर आपका जैसे कि एक बोर्ड है, ये भी एक क्या है, सीट ही है आपका, ठीक। तो पिछली बार सिर्फ हमारे पास एक वायर था, अब की बार ये सीट आ गया, यानी एक बोर्ड आ गया, और इस बोर्ड पे क्या है, चारों ओर चार्ज क्या है, फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी वजह से हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बोला कहाँ निकालेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे। अब माय डियर, जब सीट की बात होती है तो यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ समझना जरूरी हो जाता है, क्या कि जब ये सीट है माय डियर, तो इस पर जब चारों ओर चार्ज फैला हुआ है तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी, वो इसके परपेंडिकुलर निकलेंगी। तो परपेंडिकुलर इधर भी जाएंगी और परपेंडिकुलर उधर भी जाएंगी, दोनों तरफ हो जाएंगे। इसीलिए इसके दोनों साइड्स को हमें कवर करना पड़ता है। इसीलिए जब सीट की चर्चा करते हैं माय डियर, तो ये मान लिया हमने कि PQRS, फोटो को आप समझ लीजिए, PQRS, ये बड़ा PQ बड़ा लिखा हुआ है, सब कैपिटल में लिखा हुआ है। PQRS हमारा सीट है, उस सीट पे क्या था, ये चार्ज चारों ओर फैला हुआ है। कितना चार्ज फैला हुआ है, स्मॉल q, जो अंदर लिखा हुआ है स्मॉल q है। इस सीट का सेंटर कौन है,
O पॉइंट है, और इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पर, O पॉइंट से R डिस्टेंस पे हमने पॉइंट D ले लिया है। इस D पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है माय डियर। लेकिन सीट के केस में क्या होता है, मैंने नहीं बताया कि दोनों तरफ सिमेट्री होने की वजह से जितना इधर आएगा उतना उधर जाएगा, तो सिमेट्री होने की वजह से, समानता होने की वजह से हमें दो दो साइड कन्वर्ट करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप गॉस थ्योरी लगाएंगे यहाँ पे और आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसे केस के अंदर गॉस थ्योरी एप्लीकेशंस के लिए सबसे पहले आपको सरफेस मानना पड़ेगा और उस सरफेस के अंदर में चार्ज को रखना पड़ेगा। तो बोला ये चार्ज जो है इस सरफेस के ऊपर है, इस बोर्ड के ऊपर है, तो आपको अगर आपको गॉस थ्योरी लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा माय डियर, गॉस थ्योरी लगाने के लिए आपको एक क्लोज्ड सरफेस मानना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये क्लोज्ड सरफेस मान लिया और इस सरफेस के अंदर में हमने चार्ज रखा हुआ है। तो जो सरफेस मानेंगे ये क्लोज सरफेस, इसके दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। किसकी वजह से, इस सीट की वजह से, क्योंकि सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों ओर से निकलेंगी, इसीलिए यहां भी फ्लक्स और यहां भी फ्लक्स जनरेट होगा, यानी दोनों साइड। तो अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में भी हमें टोटल फ्लक्स लेना है। तो इस टोटल फ्लक्स इसका क्या होगा, दोनों साइड का लेंगे, सीट के दोनों साइड के लेंगे, तो टोटल फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी अगर आपको सिर्फ ई पॉइंट पे, इस डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फिर भी आपको पॉइंट सी के फ्लक्स का भी कंसिडर करना है, दोनों साइड के फ्लक्स को हम लोग लेते हैं माय डियर। तो आपको जस्ट करना क्या है, ये मैंने मान लिया है फोटो में कि कंसिडर एक इन्फिनाइट प्लेन है, जिसमें जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन में माना हुआ है, इस फोटो के बारे में मान लिया है। इस अब की बार देखिए, पिछली बार तार था तो तार के पास लेंथ होती है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब की बार सीट आ गया तो सीट के पास लेंथ की जगह क्या होगा, एरिया होगा, तो अब की बार सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए आ जाएगा। तो माय डियर आप क्या करेंगे, इस फोटो को आसानी से कॉपी में ड्रॉ कीजिए और ये चीज़ें आप लिखिए। और बहुत आसान है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको बस एक स्टेप जो मैं बोला हूँ माय डियर, जस्ट वो आपको याद रखना है। इसे आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। आपको माय डियर क्या याद रखना है कि गॉस थ्योरी ने जो फ्लक्स के बारे में बोला है बस उसको इक्वेट कर देना है किसके, फ्लक्स के डेफिनेशन से। तो हम बस डायरेक्टली चलते हैं क्या, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ये होता है। पर मैंने आपको माय डियर सुन लीजिए मेरी बात, मैंने अभी आपको बोला सीट के केस में दोनों तरफ फ्लक्स होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को सिमेट्री है, दोनों तरफ एक ही जैसा है, तो इसलिए आपको 2 बार ई डी ए कॉस थीटा, ये सब बातें मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ताकि आप आसानी से समझ जाएं। तो दोनों तरफ फ्लक्स लेना है तो एक बार एडीए कॉस थीटा और दूसरे साइड से भी एडीए कॉस थीटा, दोनों साइड से एडीए कॉस थीटा हमारा आ जाएगा तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा। तो एक एडीए कॉस थीटा और एक एडीए कॉस थीटा, कितना एडीए कॉस थीटा हो जाएगा, 2 EDA कॉस थीटा हो जाएगा माय डियर इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों इक्वेट है तो एक एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, थीटा क्या पुट करना है भाई, 0, थीटा क्या हो जाएगा हमारा 0, हियर थीटा इज इक्वल टू माय डियर 0। क्यों 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जो आप एरिया सेलेक्ट करेंगे ये एरिया डीए, इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की ओर बाहर निकलेंगी, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा 0। जैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट 0 पुट करना है। ये माय डियर ये आप पहले नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, लिख लेंगे इसे आपको अपनी कॉपी में। अब देखिए क्या करना है आपको, थीटा 0 पुट करना है माय डियर, तो जो नेट फ्लक्स आप लिखेंगे वो कितना हो जाएगा 2, और देखिए ई बाहर हो जाएगा, ई कांस्टेंट होता है, ई बाहर हो जाएगा, और डी ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 0 पुट करेंगे तो 1, तो इंटीग्रेशन के अंदर में कौन बचा माय डियर, सिर्फ डी ए बचा। और अभी पिछले डेरिवेशन में भी आपने देखा था कि डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है माय डियर, ए होता है, क्या होता है, ए होता है। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2EA,
हाँ माय डियर, आप इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 2e इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स 2EA हो जाएगा। बस अभी हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट फ्लक्स का डेफिनेशन हमने यूज किया है और कुछ भी नहीं किया। बस इस बार क्या किया है, डबल कर दिया है फ्लक्स, क्योंकि सीट में सिमेट्री होती है, दोनों तरफ का केस होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ की फ्लक्स ले लिया है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे सर, बस गॉस थ्योरी लिख देंगे। फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरी से क्या जानते हैं सर हम, नेट फ्लक्स इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बस सर हमको दोनों क्या करना है, इक्वल कर देना है, बात खत्म। यानी कि टोटल ये नेट फ्लक्स, ये नेट फ्लक्स इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए। क्या मिलने वाला है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा, इधर से देखेंगे 2EA, इसका राइट साइड और इसका राइट साइड क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है, एप्सिलॉन नॉट। बस गॉस थ्योरी का फ्लक्स और फ्लक्स के डेफिनेशन से जो टोटल फ्लक्स आया, दोनों को इक्वेट कीजिए, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा अभी देख लेते हैं। दोनों को इक्वल कर दिया, 2EA इक्वल टू क्या मिल गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे ये मिला माय डियर, इसे आप लिख लेंगे, जैसे ये मिला। अब हम चलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। अभी हमने पढ़ा सर सिग्मा इजकल टू क्यू बाई ए होता है, तो सर यहाँ से क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई ए हो जाएगा माय डियर। सिग्मा इजकल टू क्यू बाई ए, तो सिग्मा क्यू इजकल टू सिग्मा ए, ये जाके ए मल्टीप्लाई कर जाएगा। यानी जो ये क्यू है इसको आपको रिप्लेस कर देना है, किससे, सिग्मा एल ए से। पिछली बार लैम्डा एल से रिप्लेस किए थे, पिछली बार क्यू को लैम्डा एल से रिप्लेस किए थे क्योंकि वायर था। अब की बार सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में उसको चेंज कर देंगे। तो अब माय डियर हमें क्या मिलेगा, 2EA, ये 2EA इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की जगह पे क्या पुट करना है, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर ए है, क्या हो जाएगा माय डियर, कैंसिल, ए से ए कैंसिल। अब ये 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो माय डियर डिवाइड, तो सिर्फ क्या बचेगा, ई बचेगा। ये ए से ए क्या कट चुका है, 2 जा करके डिवाइड कर जाएगा, तो ऊपर में सिग्मा और ये 2 जा करके डिवाइड कर गया, 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमें ड्राइव करना था माय डियर। सिग्मा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सीट है जो पूरी तरह से माय डियर क्या है, चार्ज है, और उसकी वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है माय डियर, उसकी वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है इस पूरे सीट की वजह से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। कितना आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में माय डियर आ चुका है कि एक चार्ज्ड सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, एक आवेशित चादर की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहीं से टपकता नहीं है माय डियर, जो सब्जेक्टिव आप पढ़ेंगे पूरा उसी में से ऑब्जेक्टिव निकल के आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गॉस थ्योरी की एप्लीकेशन में बस एक दिमाग में बैठाइए, गॉस ने जो भी बोला है फ्लक्स के बारे में और फ्लक्स के डेफिनेशन से जो फॉर्मूला मिलता है, दोनों को इक्वेट कीजिए, थोड़ा सा बदलाव कीजिए, डेरिवेशन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं माय डियर, यहां एक नोट की ओर बढ़ेंगे। एक नोट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जिसे मैं लिखा देता हूं कि ये फोटो भी आप डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। देखेंगे इसका भी एरिया कितना है, ए, और इसका भी एरिया ए है। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर यहाँ से इस टॉपिक से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये सीधी सीधी पूछ दिया और दूसरा ये वाला कॉन्सेप्ट कि 2 सीट हैं, एक सीट नहीं है, 2 सीट है माय डियर, और दोनों पे चार्ज है।
पर दोनों पे चार्ज तो है, पर एक पे प्लस है, एक पे माय डियर माइनस है। मतलब इस पे जितना प्लस का क्यू है उस पे यहाँ पे माइनस का क्यू है। चार्ज की वैल्यू सेम ही है माय डियर, एरिया भी दोनों का क्या है, सेम है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ध्यान दीजिए जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ, दो सीट हैं, दोनों पे सेम चार्ज है पर डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब एक पे प्लस चार्ज, एक पे माइनस चार्ज, वैल्यू सेम ही है, ये प्लस क्यू या माइनस क्यू। दोनों सीट का एरिया भी क्या है, सेम है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल समानांतर माय डियर रखे हुए हैं। अगर ऐसा स्थिति है तो इनके बीच में, इन दोनों सीट के बीच में यहाँ पे माय डियर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इजकल टू वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इनके बीच में मान लीजिए बीच में पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P में P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी माय डियर वो कितनी आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये नोट में आप लिख लेंगे, ये फोटो बना लेंगे और फोटो बना करके ये वैल्यू लिख लेंगे। जब फोटो बना लीजिएगा तो आपके दिमाग में अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, क्वेश्चन आता है कि दो सीट हैं, जो चार्ज सीट है, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक की माइनस सिग्मा, यानी कि दो इक्वल और अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले जो आपके सीट हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। बोला अगर ज़्यादा समझना है तो क्या कर सकते हैं, इस सीट की वजह से पॉजिटिव है तो इधर आएगा, और इस सीट पे निगेटिव है तो निगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं और पॉजिटिव से माय डियर निकलती हैं। यानी अगर इस पी पॉइंट पे अगर आपको बताऊं तो इस पॉजिटिव से निकलती हुई इधर की ओर, और इस निगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इसके ऊपर जाती हैं, यानी कि वो भी इधर की ओर। दो सीट हैं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लस से इधर की ओर निकलता हुआ और माइनस पे जाता हुआ, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। तो ये E1 है, ये E2 है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, जोड़ देंगे E1 प्लस E2। और अभी आपने देखा सीट की वजह से कितना माय डियर आता है, तो E1 की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू भी क्या मिलेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, प्लस से निकलता हुआ इधर की ओर, और माइनस पे क्या होता है, जाता हुआ, तो वो भी क्या होगा, इधर की ओर। दोनों का डायरेक्शन सेम, तो दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे इसमें इसको जोड़िएगा माय डियर तो ये दोनों सेम ही है, तो सेम होगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या मिल जाएगा माय डियर, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं मिल जाएगा, नीचे का सेम है तो ऊपर वाला आपस में जुड़ जाएगा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि कहाँ से आता है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप जस्ट ये याद रखेंगे कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक का पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, दूसरे का पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा हो, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है माय डियर। और इसका इस्तेमाल हम लोग कैपेसिटर में करेंगे, जब कैपेसिटर पढ़ेंगे माय डियर तो इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो माय डियर आशा करता हूँ कि आज का क्लास भी आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। गॉस थ्योरी के एप्लीकेशंस को कितनी आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ये सब बातें आप आसानी से समझ गए होंगे। तो माय डियर आपको करना हर रोज़ की तरह वही है, आपको वीडियो देखना है, वीडियो पूरा देखिए, नोट्स तैयार कीजिए और जस्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए। और आपको इसके साथ साथ एक ही काम करना है, वीडियो को शेयर करना है, इस परिवार को बड़ा बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।